हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आईपीएल का दौर अब बहुत अब मज़े आ रहे हैं ना। किंग्स 11 पंजाब का मैच होने वाला है या हो गया है ना, हो गया। ओके ऑल राइट, हो गया। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हो चुका है। हाँ कल ही तो था। ऑल राइट, तो किंग्स 11 पंजाब जीती नहीं जीती, चलिए देखा जाएगा डीसी का मैच किंग्स 11 पंजाब के साथ में। मज़ा तो आया होगा देखने में। राइट, चलिए तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो वापस से क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में ही है। हम प्रत्यावर्ती परिपथ को डिस्कस कर रहे हैं और उनके लिए फेजर आरेख, वोल्टा और धारा के मध्य कालांतर, शक्ति कर्व ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत सिंपल हैं बच्चों, कॉम्प्लिकेट मत करना, अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेसी मत लाना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या करना है। राइट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो देखो, कल अपन ने लास्ट डे जो अपन ने डिस्कस किया था वीडियो में वो था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, है ना। अब प्रतिरोध से उठ करके हम नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली लगी हुई है, प्रेरक कुंडली जिसे हम बोलते हैं। कुंडली आप सभी ने पता है क्या है, 9th चैप्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था कुंडली वाला, है ना। स्वप्रेरण पढ़ा था नहीं पढ़ा था कुंडली में, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर थोड़ी बहुत यूटिलाइज होगी। एक छोटा बहुत डेरिवेशन है वो अपन कर लेंगे, आप सभी को आता है समाकलन अवकलन करना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए तो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज हम प्रत्यावर्ती परिपथ को आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑल राइट, ओके, तो जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो समझिए बच्चों, ये है दूसरा परिपथ। आप डाल लीजिएगा, कल वाला पहला परिपथ था शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, प्योर इंडक्टिव सर्किट। कौन सा है ये, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इसके अंदर क्या है, आपको एक कुंडली बनानी पड़ेगी, तो कुंडली बना लेते हैं, है ना। और यहां पर उस कुंडली को किससे जोड़ देना है श्रेणी क्रम में, प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ में। प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को आप सभी को पता है क्या लिखना है, V बराबर हमेशा यही लिखा जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी की बुक जो है वो इसको V0 लिखते हुए काम करती है मोस्टली, या बहुत सारे अदर रेफरेंस बुक भी आप उठाओगे तो वो V0 लिखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो आप V0 लिख लो या Vm लिख लो, बात एक ही है। फिर चूंकि इस कुंडली में धारा चेंज होती जा रही है या वोल्टता जो है उसका फेस चेंज होता जा रहा है, कभी प्लस में जाएगी कभी माइनस में जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी चेंज होगा, है ना। ये थोड़ा समझने वाली बात है बच्चों। क्या हो रहा है यहाँ पर, अपन बोल रहे हैं कि यहाँ से अपन वोल्टा को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया, ठीक, तो यहाँ पे जो प्रेरक विद्युत वाहक बल बना वो क्या करेगा, अपोज करेगा। धारा में वृद्धि का क्या करता है, वो अपोज करता है ना। तभी तो हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आता है, माइनस का LdI/dt आता है। इस केस में आता है नहीं आता है, ठीक है। उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। लेंस का नियम भी लग जाता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम बोलते हैं यहाँ पर इसका प्रेरकत्व जो है, स्वप्रेरकत्व आप जिसे कह सकते हैं, वो L है, ध्यान में रखें। तो अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाता हूँ, डेरिवेशन को समझ लीजिएगा, किरचॉफ के लूप नियम से, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, कौन से नियम से, KVL से। हाँ भाई, KVL एक ही चीज बोलता है, क्या, समीशन V बराबर क्या बच्चों, 0। चलिए अब यहाँ पर काम करते हैं। तो हमने बोला वोल्टा कितनी थी, आंसर है ये। फिर अगर आप इसी की दिशा के अंदर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो न्यूमेरिकल अपन ने किया था क्या, इसी के साथ में चलो, माइनस का L, इसके सिरों पर कितना था, ड्रॉप, माइनस का LdI/dt, ऐसा, ठीक है।
बराबर क्या बच्चों, 0। ऑलराइट, फिर क्या करेंगे, इसको उठा करके दूसरी तरफ पटक दो। हमें क्या चाहिए, हमें वोल्टा पता है, वोल्टा का तात्क्षणिक मान पता है, धारा के तात्क्षणिक मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करेंगे। तो हमने बोला कि ये v तो था इधर, इसको उठा करके दूसरी तरफ पटक दिया, ये क्या हो जाएगा, LdI/dt। डन है ये। चलिए भाई, क्या होगा, v बराबर क्या लिखते हैं, Vm sin ओमेगा t, हमें पता है भाई, और ये क्या, LdI/dt। ठीक है, धारा निकालनी है, ध्यान में रखिए। तो ये L का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, dt इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है बच्चों, L का भाग लगाया तो ये हो जाएगा Vm/L sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू क्या बच्चों, धारा में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो कुल मिलाकर के धारा में परिवर्तन कितना आया, di बराबर क्या, Vm/L sin ओमेगा t, आपको क्या करना है, इससे गुणा करना है, वज्र गुणा सिर्फ, dt होगा इतना। चलिए, अब हमें तो i निकालना है, तात्क्षणिक मान निकालना है, तो समाकलन करो। ये i बराबर क्या, Vm/L और ये समाकलन sin ओमेगा t dt। ठीक है, चलिए Vm और L ये नियत मान है, बाहर निकालो, समाकलन के दायरे से बाहर निकालो। तो ये हो जाएगा Vm/L समाकलन sin ओमेगा t और dt। साइन का समाकलन क्या होता है पता होना चाहिए। बताओ भाई, क्या होता है, कोस होता है, प्लस का या माइनस का, माइनस का। ठीक है, तो हमने वही करना है। तो ये हो जाएगा Vm/L और यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का कोस ओमेगा t। अब ये समझिए, t के साथ में एक नियत पद गुणा में है, उसका क्या लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए। तो ये हमने भाग लगाया ओमेगा का। ठीक है, तो ये हो चुका है समाकलन। और जैसे ही समाकलन कर दो बच्चों, समाकलन के निशान को हटा देना है। बच्चे यहाँ पर भी समाकलन का निशान साथ में लेकर के चलते हैं। कहाँ, बारात में लेके जा रहे हो उसको। चलिए, तो ये है धारा का मान, है ना, आई का मान पता चल गया। मैं उसको मिटा दूं बच्चों। तो आगे थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। ऑल राइट, तो देखिए, तो ये जो आ रहा है वो कुछ ऐसा, आई बराबर, इसको तरीके से लिखूं तो माइनस बाहर निकालूं, या चलो माइनस इधर ही रहने दो, ओमेगा एल को बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Vm/L और ये माइनस का कोस ओमेगा टी, ऐसा। चलिए, अब माइनस का कोस ओमेगा टी चाहिए हमें, कैसे कर सकते हैं ऐसा। हमें इसे कोस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन से, तभी जाके हम कालांतर को अच्छे से समझ पाएंगे। किसके बीच में, वोल्टा और धारा के बीच में। इक्वेशन आ चुकी है, डन हो चुका है, अब बस थोड़ा सा चेंज बाकी है। कोस को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में। आप सभी ने पता होगा, सभी को ये चीज़ पता है ना, समझना इस चीज़ को, मैथमेटिक्स। कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, या ओमेगा टी लिख दूँ अगर मैं ओमेगा टी यूज़ कर रहा हूँ इधर, है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, सभी को पता है ये चीज़ तो। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर माइनस लगाऊँ तो फिर यहाँ पर भी क्या लगाऊँ, माइनस लगाऊँ। ठीक, अब ये थोड़ा समझो, साइन ये माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा होता है, मैथमेटिक्स है ना। माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। इसका मतलब आप इस माइनस को अंदर ले जाओ, ऐसा मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, जो ओमेगा टी माइनस का था वो हो गया प्लस का, और ये जो प्लस का है वो माइनस का, ऐसा। तो ध्यान रखिए, माइनस का कोस ओमेगा टी को क्या लिखूंगा मैं, साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा। पता चल गया ये। ऑल राइट, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, I इज इक्वल्स टू, ये मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, Vm/L, और इसको लिख दिया है साइन ओमेगा टी माइनस 90 को पाई/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है वो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, ये धारा के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे धारा का अधिकतम मान आना चाहिए। सीधी सी बात है, शिखर मान हमेशा क्या होता है, साइन या कोस से पहले गुणा होता है। तो ये जो चीज़ है वो वास्तविकता में धारा के शिखर मान को प्रदर्शित कर रही है। तो हमने लिखा इस चीज़ को क्या भाई, आई बराबर, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ बच्चों आई एम। क्या लिख रहा हूँ, आई एम। ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। ठीक है, फिर आप लिख दीजिए जहाँ क्या भाई, जहाँ आई एम बराबर क्या लिखा था, आई एम की जगह वी एम बटे ओमेगा एल, ये लिख दीजिएगा। मेरे पास में थोड़ा स्पेस कम था, आप अच्छे से लिखिएगा, आपकी कॉपी में अच्छा खासा स्पेस होगा। लेकिन अब हमारे पास में फाइनली क्या आ चुका है, धारा का मान आ चुका है। अब देखिए, धारा का तात्क्षणिक मान आ गया, वोल्टा का तात्क्षणिक मान हमें पता था। अब सारा काम क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, कालांतर निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है और ग्राफ बनाने हैं। इतना ही तो काम था, है ना। चलिए, तो ये उतार लीजिए, तसल्ली रखिएगा बच्चों। गलती क्या करोगे, साइन का समाकलन गलत कर दोगे, cos ओमेगा टी लिख करके छोड़ के आ जाते हैं बच्चे। मोस्टली बच्चे जो मैं कॉपी चेक करता हूँ, ये ओमेगा तो भूल ही जाते हैं। माइनस तो चलो याद भी रह जाता है, ये ओमेगा जो नीचे लगता है ये तो भूल ही जाते हो। आपका इतना ही रहता है वी एम बटा एल, नहीं बच्चों, वी एम बटा ओमेगा एल आएगा नीचे फिर समाकलन करने के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक ये बच्चों को नहीं पता चलता कि यहाँ पे माइनस लगाना है या फिर प्लस लगाना है। देखिए, सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ को हम बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट, है ना। एल परिपथ, कुंडली क्या होती है, एल देती है। ठीक, एल को अगर आप देखोगे तो हम बोलेंगे लेग बिहाइंड। एल को क्या बोल सकते हैं, लेग बिहाइंड, पीछे की ओर जाना। पीछे की ओर जाओगे तो फिर माइनस करो, लेग बिहाइंड, पीछे की ओर। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो, है ना। तो ओमेगा टी में से क्या करना पड़ेगा, π/2 घटाना ही पड़ेगा। जिनको ये वो मैथमेटिक्स नहीं समझ में आई तो ये समझो, इतना आने के बाद में डायरेक्ट लिखोगे ओमेगा टी माइनस π/2 तो लिखना ही है। लेकिन माइनस कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। हम बोलेंगे एल का मतलब लेग बिहाइंड। नहीं तो ऐसे याद नहीं हो तो लेग ध्यान में रख लो, लेग नीचे की ओर आता है, मतलब पीछे की ओर है। ठीक है, ऐसा याद रख लीजिएगा। फिर वो आप LEG बना लेना, LAG नहीं बना सको तो। चलिए, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, लेग बिहाइंड को ध्यान में रखो। लेग बिहाइंड ध्यान में रखोगे या लेग को ध्यान में रखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि माइनस लगाना है। लेग क्यों ध्यान में रखा, क्योंकि ये एल सर्किट था, कुंडली के लिए क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, हाँ, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। अब हमने ये करना है कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ हमने निकाली है उसको एक बार के लिए लिख लिया। क्या निकाला था हमने तात्क्षणिक मान निकाला था। वोल्टा का तात्क्षणिक मान दिया हुआ था। वोल्टा का कौन सा मान, तात्क्षणिक मान कितना दिया हुआ था बच्चों, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। और धारा का तात्क्षणिक मान जो हमने निकाला, धारा का तात्क्षणिक मान, ठीक है, ये कितना, I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस 90। यही तो लिख रहे हैं। चलिए, जैसे ही ये आ जाए आप निकालेंगे कलांतर। क्या निकालेंगे बच्चों, अब कलांतर किसके बीच में, वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर। ठीक, अब ये कलांतर क्या है वो समझिए। तो सिंपल सा तरीका है कलांतर को निकालने का, वोल्टता की कला माइनस धारा की कला, ये ध्यान में रखिएगा। वोल्टा की कला क्या है, ओमेगा टी, तो हमने लिखा ओमेगा टी माइनस धारा की कला। धारा की कला क्या है, ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस को अंदर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और प्लस का π/2।
कैंसिल, क्या आएगा, π/2 कलांतर। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि धारा और वोल्टा के बीच में 90 डिग्री का गैप है। 90 डिग्री का गैप, इसका मतलब क्या हुआ, ये संभव था कि जब धारा ऊपर की ओर जा रही हो, वोल्टा नीचे की ओर आ रही हो। ठीक है, ये बता रहा है। यहाँ पे आप गौर कीजिए, वोल्टा के लिए ओमेगा टी, धारा के लिए ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब ये है कि धारा पीछे चल रही है, किससे, वोल्टा से। वोल्टा आगे है, धारा पीछे है। ठीक है, अब ये ऐसा समझना है हमें कि इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वोल्टा जब ऊपर की ओर जाएगी, धारा शायद स्टार्ट ही ना हो या नीचे की ओर हो। ठीक है, ऐसा कुछ केस बनेगा, आपको ग्राफ से पता चलेगा। लेकिन इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है। क्या हम बोलते हैं, अतः यह स्पष्ट है, समझना इस चीज को, स्पष्ट है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर कितना है, π/2। फिर हम ये कहेंगे कि इस केस में धारा जो है वो वोल्टता से पश्चगामी है, पीछे की ओर गमन कर रही है, या फिर वोल्टता धारा से अग्रगामी है, वोल्टा आगे की ओर चल रही है। आप या तो ऐसा लिखो कि वोल्टा आगे की ओर चल रही है, या फिर ऐसा लिखो कि धारा पीछे की ओर चल रही है। दोनों में से एक काम तो करो, क्योंकि दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे अर्थात इस स्थिति में वोल्टता धारा से π/2 कोण, वोल्टा आगे या पीछे है, आगे है, π/2 कोण अग्रगामी है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, अथवा धारा वोल्टता से π/2 कोण क्या है बच्चों, पश्चगामी है, पश्चगामी। आपको याद हो जो लास्ट वाला अपन ने पढ़ा था बच्चों, परिपथ है ना, उस लास्ट वाले परिपथ के अंदर दोनों के प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर कितना था, 0 था। दोनों समान कला में थे। क्या इस वाले केस में समान कला में है, आंसर है नहीं है, समान कला में नहीं है। ध्यान में रखिएगा, दोनों के मध्य क्या है, कलांतर है। चलिए, अब अगर इस चीज को हमने समझ लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, शक्ति गुणांक। बहुत सिंपल है शक्ति गुणांक निकालना। कलांतर जैसे ही आ गया, नेक्स्ट पॉइंट किस पे आएंगे अपन, शक्ति गुणांक पर, है ना। कलांतर निकालने के बाद में हम क्या देखेंगे, शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला बताओ भाई जल्दी से, क्या होता है, कोस फाई, पावर फैक्टर बोलते हैं ना, पावर फैक्टर। कोस फाई का मान कितना, π/2, कोस 90, कोस 90 का मान कितना, 0। ठीक है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या है, 0। देखो शक्ति गुणांक 0 है, इसका मतलब ये है कि इस परिपथ के अंदर शक्ति का लॉस नहीं होता, ऊर्जा की हानि नहीं होती। आइडियली का मतलब आदर्श रूप में, प्रायोगिक रूप में थोड़ा बहुत शक्ति की हानि होती है, लेकिन अगर आदर्श रूप में हम पढ़ें तो फिर इसके अंदर शक्ति हानि नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि जो कुंडली होती है ना, आधे चक्र में या जितना एक चक्र के अंदर ऊर्जा को अवशोषित करती है, उसी चक्र में उतनी ऊर्जा वापस से प्रदान भी कर देती है। अपने पास में कुछ नहीं रखती भाई, है ना। वो परोपकार की दृष्टि को अपनाती है, जितना मेरे पास में आया है उतना मैं वापस भी लौटा दूंगी भाई, कोई उधारी नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम करती। तो ये ध्यान में रखना, याद रह जाएगा ये।
इंपॉर्टेंट है बच्चों, कालांतर कितना होता है, π/2 होता है। वोल्टता अग्रगामी होती है, धारा पश्चगामी होती है। ठीक है, मिटा दूं। अब ग्राफ की ओर चलते हैं बच्चों, और ग्राफ तो बहुत इजी है। चलिए, वैसे भी ग्राफ के लिए ये चीज़ हमें चाहिए थी। हाँ, कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले कौन सा ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ज्यावक्रीय आरेख। आरेख इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, इसलिए बना रहे हैं। देखो क्या करना है, ठीक। अब क्या करो, वोल्टता को दर्शाओ। तो मैं वोल्टता को दर्शा रहा हूं कुछ ऐसा। कैपिटल टी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वोल्टा के लिए हमने जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है, Vm sin ओमेगा टी। तो ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ग्राफ अच्छे से बनाइएगा, मेरे से इतना अच्छे से शायद बना नहीं है। t/2, ठीक, ये t/2 है, बाद में लिखेंगे एंड में। अब क्या हो रहा है बच्चों वो समझिए। आप इसको ऐसे भागों में डिवाइड करो, ये पॉइंट जरूर बनाइएगा। अब ये बोल रहा है कि धारा जो है ओमेगा टी से π/2 पीछे की ओर जानी चाहिए, पीछे से चालू करो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर चुका था वोल्टा, तब धारा चालू हुई थी। तब धारा, क्यों, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का गैप है। आप सभी को पता है t/4 90 डिग्री पे ही आता है, 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो मैं अगर बोलूंगा कि ओमेगा टी का मान अगर π/2 है, तो ओमेगा टी यहाँ पे रखो, π/2 माइनस π/2 कितना होगा, 0। ठीक है, तो जब वोल्टता Vm पर थी तब धारा कितनी थी, 0 थी। वोल्टता अधिकतम कब थी, आंसर है π/2 पर, तो π/2 पर अधिकतम। उसी समय धारा कितनी, 0, पता चल गई। तो यहाँ से धारा का कर्व साइन कर्व बनना चाहिए। तो अब देखो धारा का कर्व कैसा जाएगा, ऐसा। अब ये नीचे की ओर आ रही है और धारा अपने अधिकतम मान को टच कर रही है, ये टच कर गई यहाँ पर। फिर ये अपने ऋणात्मक अधिकतम मान की ओर जा रही है, अब धारा यहाँ पर कम हो रही है। फिर यहाँ पर वोल्टता क्या हो रही है, कम हो रही है, 0 की ओर आ रही है। यहाँ पे धारा विपरीत दिशा में जा रही है, ऐसा। ठीक है, तो आप गौर करेंगे कि धारा बाद में चालू हुई है भाई, बाद में, पीछे से, है ना। इसको पीछे की ओर लेकर के आ जाओ। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्या होगा तो आपको ये बताना है, ये धारा का अधिकतम मान है। ठीक, अब आप प्रदर्शित कर दीजिए क्या भाई, t/4, t/2, फिर 3t/4, और यहाँ पर t तो था ही, इस तरीके से। और आप चाहें तो इस ग्राफ को आगे क्यों ले जाएं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये धारा का ग्राफ बना। आपको प्रदर्शित करके आना है कि ये वाली चीज़ किसके लिए, V के लिए, ये वाली चीज़ किसके लिए, I के लिए, धारा के लिए। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद में नेक्स्ट ज्यावक्रीय आरेख के बाद में हम कौन सा बनाएंगे, फेजर आरेख। कौन सा बच्चों, फेजर आरेख। अब फेजर आरेख का एक ही चीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या भाई, सबसे पहले एक्स और वाई अक्ष बनाओ। अरे पता है ना, लास्ट टाइम अपन ने ऐसा ही किया था। चलिए, तो ये एक्स और ये क्या, वाई। अब इसके बाद में आपको वोल्टा बतानी है, कितने कोण के साथ में, ओमेगा टी के साथ में। तो ये हमने बनाया वोल्टा के लिए एक लाइन। ठीक है, वोल्टा की लाइन बनाई, और वोल्टा का ये अधिकतम मान क्या होगा, Vm होगा। और Vm का अगर इधर प्रक्षेप डालोगे तो वो Vm sin ओमेगा टी आएगा। वोल्टा कितने कोण पर, कोण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रदर्शित ही करना पड़ेगा, ओमेगा टी। ठीक है, अब ये अगर ओमेगा टी पर है तो धारा इससे 90 डिग्री पीछे। ठीक है, इससे कितनी, 90 डिग्री, वोल्टता से 90 डिग्री पीछे करो।
वोल्टा से 90 डिग्री पीछे की ओर, आगे की ओर जाती तो इधर 90 बनाते, ठीक है। अब ये पीछे की ओर, ठीक। तो ये ध्यान रखना, धारा और वोल्टा के बीच का कालांतर कितना रहना चाहिए, 90 रहना चाहिए ये। और ये क्या है, धारा का क्या बच्चों, शिखर मान है, ठीक। जब आप इसको ऐसा देखोगे, ऐसा करेंगे तो यहां पर ये क्या आएगा, ये इस चीज को अगर मैं ऐसा देखूं, ये है क्या, Vm sin ओमेगा टी। जबकि अगर इस चीज को देखा जाए तो ये प्रदर्शित करेगा Im sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। लेकिन ये आप प्रदर्शित करके आओ, नहीं करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या प्रदर्शित करना है, ओमेगा टी कोण Vm के लिए, और Im के लिए आपको बताना है कि Vm और Im इन दोनों के बीच में कितना कालांतर रहना चाहिए, 90 डिग्री का कालांतर रहना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये क्या है, ये शिखर मान को दर्शाएं अपन ने यहाँ पर, डन है। बस इतना बना करके आ जाओ, ये नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं काटने वाला, चिंता मत करो। ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ दर्शाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्स और वाई दर्शा के आए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बनाया अपन ने, फेजर आरेख बनाया। फेजर आरेख के बाद में अपन क्या बनाएंगे बच्चों, नेक्स्ट वाला पार्ट है। अब देखो, प्रतिरोध आया था वहाँ पर, ठीक। यहाँ पर प्रतिरोध नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक वर्ड आता है बच्चों, प्रतिघात, रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही ये प्रतिघात होता है, रिएक्टेंस। ये कैसे आया, तो आपने पढ़ा यहाँ पर कि I बराबर होता है Vm बटा ओमेगा L। अब देखो, सॉरी Im बराबर, आप गौर करेंगे वोल्टता के नीचे अगर प्रतिरोध का भाग लगे तभी जाके धारा आ सकता है। इसका मतलब ये जो ओमेगा L है वो वही कार्य कर रहा है जो एक प्रतिरोध करता है, लेकिन प्रतिरोध धारा पे निर्भर नहीं करता। लेकिन ये वाला प्रतिरोध जब हमने समझा तो ये धारा पे निर्भर, गलत बोल गया हूँ, प्रतिरोध जो है वो आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता। लेकिन जब ये वाला प्रतिरोध हमने देखा तो ये आवृत्ति पे निर्भर कर रहा था, ओमेगा आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध की जैसी ही कोई दूसरी चीज है, और वो दूसरी चीज क्या है, प्रतिघात। लेकिन दोनों का काम एक जैसा है, मतलब प्रतिरोध भी धारा के मान में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, और प्रतिघात भी धारा के मान में क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। बस प्रतिघात जो है वो आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये अंतर है, और सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ओमेगा L बराबर क्या हो जाएगा, Vm बटा Im। ये जो ओमेगा L है इसे प्रतिघात लिखते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात XL, और XL बराबर क्या हो गया बच्चों, Vm बटा Im या फिर ओमेगा L, ठीक है। XL, X तो प्रतिघात को प्रदर्शित करने का तरीका, और L क्यों लगाया, क्योंकि प्रेरकीय परिपथ था, L वाला परिपथ था, इसलिए L लगाया। तो हमारे पास में XL का फाइनल फॉर्मेट जो है वो ओमेगा L है, और जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई FL लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपको पता चलेगा जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाया जाएगा, आवृत्ति पे तो निर्भर कर रहा है ना, आवृत्ति को बढ़ाएंगे, ये जो प्रेरकीय प्रतिघात है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको आप लिख लो, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर अगर प्रतिघात और आवृत्ति के बीच में, XL और F के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा, एक को बढ़ाओ दूसरा भी बढ़ेगा, पहला। दूसरा सवाल जो मैं आपको बताऊंगा वो ये समझिए, ये पूछता है, ये ग्राफ पूछता है कि प्रेरकीय प्रतिघात या प्रतिघात और आवृत्ति के मध्य ग्राफ बनाए, तो फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा कौन से प्रतिघात की बात कर रहा है। हम यहाँ पे कौन से प्रतिघात की बात कर रहे हैं, प्रेरकीय प्रतिघात की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक धारितीय प्रतिघात भी आएगा जो आगे वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें ये समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि जब आवृत्ति बढ़ाते हैं तो प्रतिघात बढ़ता है, सिंपल सा ये केस है।
लेकिन इसको कैसे और आगे समझा जाए? अगर मतलब मैं पूछूं कि इसका मात्रक और विमा क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे भाई कि इसकी मात्रक और विमा क्या होगी? फॉर्मूले के ऊपर गौर करो, ओमेगा एल से निकाल करके बताओ, आपको क्या मिलेगा? मात्रक और विमा मिल जाएगी। लेकिन एक सिंपल सा तरीका आप गौर कर सकते हैं। क्या गौर करें? वोल्टता और धारा का अनुपात ही तो है। वोल्टता और धारा का अनुपात हमेशा प्रतिरोध बनाता है, या प्रतिरोध जैसी ही चीज बनाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है वास्तविकता में है तो ये प्रतिरोध ही, तो जो प्रतिरोध का मात्रक था वही इसका मात्रक है, जो प्रतिरोध की विमा थी वही इसकी विमा है। ठीक, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये पूछा जाता है प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक क्या है? आंसर है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ही इनका मात्रक होता है। क्या? ओम है इसका मात्रक। ठीक, तो ध्यान रखना, एक्सेल का मात्रक लिख लीजिएगा स्टार लगा करके। क्या होता है बच्चों? ओम होता है। तो विमा भी आप प्रतिरोध वाली ही लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप बच्चों को। डन है ये? समझ में आया? चलिए, अब अगर इतना सब कुछ हमने कर लिया तो एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं वो क्या है बच्चों? शक्ति कर पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते? पढ़ेंगे। तो अब हम क्या देखेंगे? शक्ति आरेख। तो इसी में देख लो शक्ति आरेख। P इजिकल्स टू क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है, इसी चीज को आपको गौर करना पड़ेगा। देखिए यहां पर अगर आप यहां पे देखेंगे वोल्टता 0 है और 0 को किसी से भी गुणा करो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलें। वोल्टता प्लस की और धारा माइनस की, एक प्लस को माइनस से गुणा करो, क्या आता है बच्चों? क्या आता है बताओ, सिंपली बताओ मेरे को। माइनस। ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा। तो हम बोलेंगे कि इस बीच में यहां से लेकर यहां तक माइनस में चलना चाहिएगा। फिर आगे यहां पे धारा क्या हुई? 0 है, वोल्टता अधिकतम है, लेकिन 0 से गुणा करते ही 0। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में धारा प्लस की और वोल्टता भी समहाउ प्लस की। प्लस को प्लस से गुणा करोगे क्या होगा? प्लस की वैल्यू आएगी। तो हम बोलेंगे इसके बीच में ऊपर जाएगा ग्राफ। फिर यहाँ पे कैसा? माइनस में जाएगा। इन दोनों के बीच में कैसा जाएगा? प्लस का जाएगा। आगे चलो, आगे हमने देखा कि ये धारा प्लस की है लेकिन वोल्टता माइनस की है। अगर धारा प्लस की है और वोल्टता माइनस की, तो वापस से ये किस में चला गया? माइनस में चला गया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ क्योंकि ये कर्व मैंने ज़्यादा नीचे की ओर बना दिया, और इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। तो हमें ये पता चला कि जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस से हमें क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। तो ध्यान में रखने वाली बात है कि इस दोनों के बीच में ये वाला ग्राफ कैसा जाता है? माइनस में जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे धारा 0 हो जाती है। धारा 0 होते ही सारा काम 0। फिर यहाँ पर देखो T/4 से T के बीच में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इस बीच में देखेंगे, तो यहाँ पर धारा भी माइनस की है और वोल्टता भी माइनस की है। ठीक है, इस गैप के अंदर। तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ये चीज़ माइनस इंटू माइनस क्या होती है? प्लस हो जाती है। ठीक, ये माइनस का चीज़ किस में जाएगी? प्लस में। तो ये प्लस में अचीव करेगा कुछ ऐसा। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये डॉट ध्यान में रखिएगा। इन डॉट पे 0 लाना ही लाना है और फिर ज्यावक्रीय वक्र तो बनाना ही बनाना है, ऐसा। ठीक, अब ये थोड़ा समझिए क्या हो रहा है। यहां पर शक्ति माइनस की है, शक्ति माइनस की है, इसका मतलब क्या हो सकता है? ऋणात्मक है। तो ऊर्जा अवशोषित नहीं है, ऊर्जा दी गई है।
ठीक है, ये ध्यान में रखना। ऊर्जा को क्या किया गया है, दिया गया है। फिर इस बीच में शक्ति प्लस की है, शक्ति प्लस की है तो इसका मतलब ऊर्जा को अवशोषित किया गया है, युक्ति ने ऊर्जा को अवशोषित किया। तो जितनी ऊर्जा अवशोषित की उतनी दे भी चुका है वो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जितनी दी उतनी अवशोषित भी कर ली है। आप देखेंगे दोनों बैलेंस्ड चलने वाले हैं, आएगा कितना, 0 आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखने वाली है बच्चों, दिमाग में रखोगे इस चीज को। तो ये क्या है, शक्ति वक्र है। चलिए इसे और बुक्स में कैसे बनाया जाता है वो और मैं बता देता हूं बच्चों, थोड़ा समझना आप इस चीज को। मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं क्योंकि इस तरीके के कर्म में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अपन अलग से बना देते हैं। चलिए अब बस कॉन्सेप्ट ये है कि धारा जो है वो पश्चिमगामी होनी चाहिए, पीछे चलनी चाहिए, और वोल्टता आगे की ओर चलनी चाहिए, ठीक। तो हमने यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा भी लिखूं, इसको ऐसा भी बना सकता हूं मैं, क्या भाई, ये धारा का ग्राफ बना लिया मैंने। किसका ग्राफ बनाया, धारा का। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बना लिया, तो भाई कॉन्सेप्ट समझिए। जिस समय धारा ऐसे जा रही है तो वोल्टा इससे पहले चली जानी चाहिए, तो इसका मतलब वोल्टा, जब धारा 0 है वोल्टा अपने अधिकतम मान की ओर होगी, यहां पर होगी। जब धारा अधिकतम है वोल्टा शायद 0 होगी, ठीक है, यही तो थी। तो हमने इसको बनाया, हमने इसको ऐसा बना दिया, ये वोल्टा का ग्राफ बना दिया भाई, ये लो ऐसा। यहां पे धारा 0 है, यहां पर वोल्टा अपने अधिकतम मान को टच कर गई। फिर यहाँ पे धारा अपने अधिकतम मान पर ऋणात्मक, यहाँ पर इसी पर्टिकुलर समय पर वोल्टा 0 हो जाएगी। इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान में रखना। फिर उस केस में ये वाली एक धारा होगी और ये वाली वोल्टता होगी, ऐसा भी बन सकता है, ठीक। अब ये लिखिएगा, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये T था। अब इसी को रेफरेंस मानते हुए आप ग्राफ बनाएंगे शक्ति का, ऐसा। कैसा, इसको ऐसा लेकर के आए नीचे की ओर, क्योंकि यही चीज तो डिफाइन करने वाली है ना। अब यहां पर ये समझिए क्या करना है, हमने ये करना है कि एक प्लस को एक प्लस से गुणा करेंगे, क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक। लेकिन ये यहाँ पर तो अधिकतम है, ये यहाँ पे 0 था, तो चालू तो होगा यहाँ से ही। फिर यहाँ पर देखोगे एक 0 है और एक अधिकतम है, तो वापस से यहाँ पर भी 0 आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में दोनों का मान देखो क्या है, धनात्मक है, और धनात्मक होगा तो फिर बढ़ेगा, तो इसके बीच में शक्ति ऐसे चलेगी यूं, और ऐसी चली तो फिर आगे आप ऐसे देखोगे इसे। ये शक्ति का आरेख है, P पावर, ठीक है। इस वाले केस में अगर हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि शक्ति जो है वो धनात्मक है, अवशोषित की गई है। फिर दूसरे केस के अंदर प्रदान की गई है, युक्ति ने वापस से स्रोत को शक्ति प्रदान कर दी। फिर कुंडली ने वापस से शक्ति को अवशोषित किया और उतनी की उतनी शक्ति वापस से स्रोत को प्रदान कर दी। तो जितनी शक्ति अवशोषित हो रही है उतनी ही प्रदान भी हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है शक्ति हास शून्य होता है, ये ध्यान में रखना। कितना होता है, 0 होता है थियोरेटिकली, आदर्श रूप में। तो ये पावर का कर्व बन गया। और उतार लीजिएगा ये T/4, T/2, फिर 3T/4 और T लिख दिया। अब एक कर्व और बन सकता है, ये है चुंबकीय फ्लक्स का, फाई = Li होता है। इसका मतलब फाई समानुपाती क्या बच्चों, आई। इसका मतलब ये है जो धारा का वक्र है वही चुंबकीय फ्लक्स का भी वक्र होगा। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज पर्पस के लिए है भाई, किसी दिन कर ही ले ऐसा काम, पूछ ले तो क्या करोगे। तो हम बोलेंगे जो धारा का कर्व बनाया वही चुंबकीय फ्लक्स का कर्व भी बना सकते हो। धारा ऐसे बनाई थी ना, ऐसा का ऐसा बना दो, हमने धारा ऐसे बनाई थी, ठीक। तो आप बोलोगे कि ये तो पावर का और ये चुंबकीय फ्लक्स का,
ऐसा अलग अलग कर दो, डायग्राम बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी और ऐसे हौच पौच भी नहीं दिखेगा। वहाँ पे देखो हौच पौच हो गए, पता नहीं कितने कर्व चल रहे हैं एक साथ, ठीक। लेकिन इस वाले में आपको पता चलेगा V क्या है, I क्या है, P क्या है और फाई क्या है। पता चल रहा है क्या? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अब ये काम इजी हो गया होगा आपके लिए। चलिए, तो ये था कौन सा परिपथ? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ बच्चों। एल वाला, कुंडली वाला, लेग बिहाइंड वाला, पीछे की ओर चलने वाला, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों। इस वाले के अंदर कालांतर जो है वो π/2 है, धारा पश्चगामी है, वोल्टा अग्रगामी है। फेजर आरेख और ये आरेख आपको ध्यान में रखना है। ज्यावक्रीय आरेख आपको, जब ज्यावक्रीय आरेख पूछे ना तो आपको वोल्टा और धारा का ही बनाना है, उसमें शक्ति और फ्लक्स मत डालना। शक्ति और फ्लक्स तो आपको तभी बनाने हैं जब वो क्या पूछे, इनके बारे में पर्टिकुलर पूछे कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के लिए शक्ति और फ्लक्स का आरेख बनाओ, तभी बनाना है। नहीं तो ज़्यादा होशियार नहीं बनना, नंबर नहीं कटवाने हमें, ठीक है। नंबर पूरे में से पूरे लाने, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छे से तसल्ली से पढ़िएगा बच्चों, ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे नंबर हैं आप सभी के पास में, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, चैनल को और ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।